ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द बाइनरी साइकिल। नाउ व्हाट एक्चुअली इज द बाइनरी साइकिल और इसकी आखिर जरूरत हमको क्यों पड़ी, बाइनरी साइकिल की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो हमने कई सारे तरीके देखे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाने के बिकॉज वी वांटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी हमने देखा एफिशिएंसी बढ़ाना है तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाना होगा। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके हमने देखे। क्या क्या तरीके देखे? सबसे पहले हमने इसको सुपर हीट किया। सुपर हीट करने पर कुछ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा, बट उसकी एक लिमिटेशन है। दैट लिमिटेशन इज गाइडेड बाय द मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टरबाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड स्टेप हमने किया कि इसका प्रेशर बढ़ा दो। तो प्रेशर बढ़ाने पर भी एक लिमिट तक तो ठीक है, बट उसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, फिर उसके बाद उसको रीहीट करना पड़ता है। फिर हमने उसको रीहीट किया, फिर रीहीट से बात नहीं जमी तो हमने रीजनरेशन किया, फिर रीजनरेशन से भी बात नहीं जमी तो हमने रीहीट प्लस रीजनरेशन दोनों को कंबाइन कर दिया। इस तरह से कई सारे तरीके हमने एक एक करके चीज़ें इवॉल्व किए। नाउ अब हर जगह एक लिमिटेशन है और एक लिमिटेशन में आके हम रुक गए। अब यहाँ पर अगर हमको प्रेशर भी इंक्रीज करना है तो प्रेशर इंक्रीज करने की भी अपनी एक लिमिटेशन है। आप इसको क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर आप इंक्रीज नहीं कर सकते। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है, जैसा आप जानते हैं, जिसमें वेट स्टीम का रीजन नहीं होता। मतलब यहाँ से लिक्विड आ रही है, लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सुपरहीटेड वेपर। तो यहाँ पर वेट स्टीम का कोई रीजन नहीं होता। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर इट इज़ नो लॉन्गर अ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज वो सुपर क्रिटिकल वाटर उसको बोलते हैं। तो ये उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस टेंशन और जो भी लिक्विड में प्रॉपर्टीज रहती है वो सारी प्रॉपर्टीज उसमें खत्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली वाटर हमारे अब काम का नहीं है। इसके ऊपर आप वाटर को हीट कर देंगे तो हमारे पावर प्लांट में वो चीज़ काम नहीं आएगी। इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर इज अराउंड 221 बार और क्रिटिकल जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 374 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर आप वाटर को फर्दर हीट नहीं कर सकते। गेटिंग दिस नॉट पहली चीज़। तो अब और क्या कर सकते हैं? अब इसके अलावा और अब हम क्या कर सकते हैं? इसकी एफिशिएंसी हमको बढ़ाना है और ज़्यादा वर्क डन चाहिए तो अब क्या कर सकते हैं? सो अब उसका एक ही तरीका है, डेट यू हैव टू यूज़ अनदर फ्लूइड। क्योंकि वाटर में तो हमने देख लिया ये लिमिटेशन है, इसके ऊपर नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा फ्लूइड, कोई ऐसा फ्लूइड जिसका क्रिटिकल पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा ही एक फ्लूइड होता है मरकरी, जिसको हम यूज़ करते हैं। मरकरी का जो क्रिटिकल पॉइंट रहता है, क्रिटिकल प्रेशर जो रहता है डेट इज़ अराउंड 1080 बार और क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है डेट इज़ अराउंड 1480 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये मरकरी का क्रिटिकल पॉइंट रहता है ना। ये हमारा 221 बार यहाँ कहीं पर आ रहा था, 374 डिग्री सेंटीग्रेड, 1080 बार ऑब्वियसली उसका ऊपर आएगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा है, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो वी कैन यूज़ मरकरी ऑन फॉर डैट। बट मरकरी को भी हम नो डाउट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तक तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जब वो लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर में जब हम आते हैं तब फिर मरकरी की बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं रहता है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मरकरी की साइकिल अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर मैं ये मरकरी की साइकिल यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मरकरी में आप मरकरी की प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप इसका सैचुरेशन प्रेशर देखें तो डेट सैचुरेशन प्रेशर इज अराउंड 2.4 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब समझ रहे हो इस चीज़ को? हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है डेट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर, 760 mm ऑफ Hg। ओके, इसका जो प्रेशर रहेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर इसका इतना कम होगा। गेटिंग दिस? तो अगर मुझे मरकरी को नीचे तक पूरा कूल करना है, अगर पूरा नीचे तक मुझे कूल करना है देन डेफिनेटली मेरे को इतने प्रेशर तक लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं उसको कर सकता हूँ। यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मेरे को लिक्विड फॉर्म तक अगर पूरी उसकी हीट मुझे यूटिलाइज करनी है, अगर मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको एक्सपेंशन कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना प्रेशर अटेन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है बट वो वैक्यूम अटेन करने में हमारा ज़्यादा वर्क लग जाएगा एज कम्पेयर जितना हम वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो मरकरी की अब अपनी लिमिटेशन क्या है कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तक वो काम कर सकता है, लेकिन लोअर में आने में उसमें अपने को ताकत लगेगी। ओके, एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। 12 बार पे अगर आप देखें, एट 12 बार सैचुरेशन टेम्परेचर जो वाटर का रहता है डेट इज अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये चीज़ आप स्टीम टेबल से देख सकते हैं। लेकिन इसी 12 बार पे अगर मैं Hg का देखूँ, ये H2O का है, वाटर का है, अगर इसी 12 बार पे Hg का देखूं तो सैचुरेशन टेम्परेचर इज अराउंड 560 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है
कि प्रेशर उतना ही है, बट जो टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड में जो यहाँ पर हीट हो रहा था, मतलब वेपराइज हो रहा था, वही अब लिक्विड जो है वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपराइज होगा। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। मरकरी और मरकरी हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर के लिए सूटेबल है, वाटर जो है वो लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर के लिए सूटेबल है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब मैं अगर मरकरी साइकिल बस चला दूं यहाँ पर, अब ध्यान से समझो, मरकरी साइकिल अगर मैं चला दूं तो यहाँ पर आके इसमें अभी भी बहुत सारी हीट है, उस मरकरी में बहुत सारी हीट है, बहुत सारा काफ़ी प्रेशर है, हीट है, जिसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अल्टीमेटली वेस्ट होगा। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वाटर में। अब यहाँ देखो, अब बाइनरी साइकिल का रोल आ रहा है। अब मेरे पास जो मरकरी थी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो मरकरी थी, उसको उसकी हीट मैंने यूज़ कर दिया अब वाटर को हीट करने में, और एक साइकिल में वाटर की चला दिया। तो यही इसी को हम बोलते हैं बाइनरी साइकिल। गेटिंग दिस नॉट, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में हम मरकरी यूज़ कर रहे हैं, फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर में हम वाटर साइकिल यूज़ कर रहे हैं। तो सच अ साइकिल इज नथिंग बट द बाइनरी साइकिल। ओके, तो इसकी छोटी सी एनालिसिस हम करते हैं और इसका देखते हैं ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनेगा। ओके, ओके, सो दिस इज अवर मरकरी साइकिल विच इज A, B, C एंड D, और ये हमारी वाटर साइकिल है। गेटिंग दिस? ओके, तो इंपॉर्टेंस इसका समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। दिस इज अवर बॉयलर। ओके, बॉयलर से जाएगा, पहले हम मरकरी की साइकिल देखते हैं। ये मरकरी आ रहा है, लेट्स सपोज m मास ऑफ मरकरी इसमें जा रहा है। ओके, मरकरी क्या होगा, पहले एक्सपेंड होगा, बॉयलर से निकल के एक्सपेंशन में जाएगा, एक्सपेंशन मोड में जाएगा। सो दिस इज अवर मरकरी टरबाइन। एक टरबाइन रहेगा हमारा मरकरी का टरबाइन। गेटिंग दिस? ठीक है, अब मरकरी के टरबाइन से निकल के ये कहाँ जाएगा, दिस विल गेट इनटू द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर जो है B से C की जो प्रोसेस है, ये हीट एक्सचेंजिंग की प्रोसेस है। यहाँ कंडेंसर हम नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत हीट उसके पास है, उस हीट को हमको ट्रांसफ़र करना है किसको, वाटर को। सो वो कैसे होगा, वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू होगा। तो यहाँ से हमने इसको एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कर दिया। ओके, ये आया हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर से निकला बाहर, देन इसमें हमने लगा दिया एक पंप, मरकरी पंप, और ये मरकरी पंप वापस इसको ले आया बॉयलर में, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। ये हो गई हमारी मरकरी साइकिल, है ना। m मास ऑफ मरकरी हमने लिया, ठीक है, इसमें नाम दे दो। ये पॉइंट A पे आया, पॉइंट B पे बाहर निकला, AB जो है ये एक्सपेंशन है टरबाइन में, देन पॉइंट C में आया, कंडेंसर से पॉइंट C में आया, देन उसको हमने पंप किया अप टू पॉइंट D एंड देन टू द बॉयलर। ठीक है, पहली चीज़। अब क्या कर रहे हैं, हम इस हीट से हम वाटर को वेपराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी हीट एक्सचेंजर में एक वाटर की पाइपलाइन आएगी। ओके, और ये वाटर का हमारा इनपुट है। ठीक है, अब अगर लगे तो ये क्या कर सकते हैं हम, ये लेट्स सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो ये हमारा है जो 5 to 6 के 0.6 तक ये आ रहा है, ये 0.6 हो गया हमारा। ठीक है, वाटर का 0.6 हो गया। अब इसको अगर हमको सुपर हीट करना है तो वापस से इसको हम बॉयलर में भेज सकते हैं। सुपर हीट किया हमने, बॉयलर में भेजा, तो 6 से लेकर 1 तक ये हीट हो गया, तो ये हो गया हमारा 0.1। गेटिंग दिस? अब 1 के बाद इसको भेज दो अब वापस वाटर टरबाइन में। यहाँ पर हमको कुछ वर्क मिल गया, वाटर का वर्क मिल गया। देन उसके बाद आ गया ये 0.2 में, 1 के बाद 0.2 में आया, देन आएगा ये कंडेंसर में। ओके, कंडेंसर से जाएगा ये पंप में, एंड देन पंप से आ जाएगा ये हीट एक्सचेंजर में, लाइक दिस। तो ये 0.2, ये 0.3, ये हो गया हमारा 0.4। फिर ये हीट एक्सचेंजर में आया, यहाँ से मरकरी की हीट इसमें ट्रांसफ़र हो रही है, फिर इसको हमने सुपर हीट किया, देन वाटर टरबाइन। तो इस तरह से 2 साइकिल चल रहे हैं। एक तो चल रही है हमारी मरकरी की साइकिल और दूसरी चल रही है हमारी वाटर की साइकिल। तो इसी को हम बोलते हैं बाइनरी साइकिल, व्हेन वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट फ्लूइड्स। और 2 डिफरेंट फ्लूइड्स यूज़ करने का कारण मैंने आपको बताया कि अगर बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में अगर हमको चाहिए तो हम मरकरी साथ में एक एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं।
बट ये इस तरह के पावर प्लांट्स इंडिया में आई थिंक है ही नहीं, बाहर यूएसए में हैं, एक आध दो होंगे तो, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई ये पावर प्लांट्स। द रीज़न बीइंग कि मरकरी जो है वो अपने आप में बहुत महंगा फ्लूइड है, साथ ही साथ मरकरी अगर मान लो लीकेज होता है तो अपने आप में वो टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इस तरह के पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ना। हमारे यहाँ इंडिया में हम जनरली सिंपल स्टीम पावर प्लांट ही यूज़ करते हैं, और जितना हो सके हम कोशिश यही रहती है कि इसी वाटर पावर प्लांट की ही हम एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं रादर देन यूजिंग अनदर फ्लूइड। ओके, बट एक ये कंसेप्ट है, काम हुआ है, कई जगह है भी ये पावर प्लांट्स, हार्डली एक या दो जगह होंगे वर्ल्ड में, आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा कहीं होंगे, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट स्टिल कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो हमको इसलिए पढ़ना है। गेटिंग दिस नॉट ओके। अब इसमें से वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, इस चीज़ को समझ लो। अब ये हो सकता है कि 4 to 5 ये पहले बॉयलर में हीट कर रहा है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से आता है। हो सकता है ये 4 to 5 मतलब ये जो लिक्विड है, वाटर जो है वो वेपर पॉइंट तक, ये सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक पहुँचने के लिए वो हो सकता है बॉयलर में हीट हो, तो पहले ही हो सकता है ये जो वाटर है पहले बॉयलर में ट्रांसफर हुआ, 4 to 5 में बॉयलर में गया, फिर 5 to 6 वापस वो हीट एक्सचेंजर में आता है, फिर 6 to 1 वापस वो सुपर हीटर में जाता है, एंड देन प्रोसेस कंटिन्यूस। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसको यहाँ से 4 से लेकर 1 तक पूरा हम हीट एक्सचेंजर में ही हीट कर दिए, वो भी चीज़ हो सकती है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। मैंने आपको जो बताया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 से लेकर 6 तक हम इसको हीट कर रहे हैं, किसमें, हीट एक्सचेंजर में, देन 6 to 1 इसको क्योंकि सुपर हीट करना था तो हमने इसको सुपर हीटर के रूप में बॉयलर को यूज़ किया और बॉयलर में उसको सुपर हीट करने के लिए भेज दिया। गेटिंग दिस, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन यू कैन यूज इट। गेटिंग दिस ओके, बस हो गया ये चीज़। अब इसमें वर्क डन निकालना है, तो टरबाइन वर्क कितना हो जाएगा, इसमें m मास ऑफ मरकरी फ्लो हो रहा है। गेटिंग दिस, मतलब 1 kg ऑफ स्टीम फ्लो कराने के लिए 1 kg ऑफ स्टीम फ्लो कराने के लिए हमको m मास ऑफ मरकरी की जरूरत है। गेटिंग दिस, तो वर्क, टरबाइन वर्क कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू HA माइनस HB, यस और नो, प्लस 1 इंटू H1 माइनस H2, ये वाटर टरबाइन का, ये मरकरी टरबाइन का। क्लियर है ये चीज़, पहली चीज़, ठीक है। डब्ल्यू टरबाइन हो गया। सिमिलरली डब्ल्यू पंप निकाल सकते हैं हम। डब्ल्यू पंप क्या हो जाएगा, m इंटू HD माइनस HC प्लस H4 माइनस H3, यस और नो। Q1 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी Q1, टोटल हीट ट्रांसफर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, Q1 क्या होगा, Q1 एक तो हम कहाँ दे रहे हैं, बॉयलर में देखो कहाँ हीट दे रहे हैं, एक तो D से लेकर A तक दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू HA माइनस HD, पहली चीज़। इसके अलावा हीट कहाँ दे रहे हैं, ये 4 से लेकर 6 तक तो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको हीट एक्सचेंजर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो इसी का इंटीग्रल पार्ट है। अल्टीमेटली हीट हम कहाँ दे रहे हैं, जिसमें फ्यूल की खपत हो रही है, तो फ्यूल की खपत सिर्फ बॉयलर में हो रही है। बॉयलर में कौन कौन सा हीट हो रहा है, एक तो D से लेकर A तक हो रहा है, दूसरा 6 से लेकर 1 तक हो रहा है, ये 6 से लेकर 1 तक सुपर हीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस H6 माइनस H1, ये होगा Q1। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, स्टीम रेट निकाल सकते हैं, हीट रेट निकाल सकते हैं, जो निकालना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सिंपल है चीज़, ओके। नाउ एक चीज़ इसमें और बच गई, वो है m मास ऑफ फ्लूइड, मतलब m मास ऑफ मरकरी का m मास, ये m की वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो इसको हीट एक्सचेंजर में यूज़ करते हैं हम। तो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है, m इंटू HB माइनस HC, ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, मरकरी जो है वो हीट ट्रांसफर कर रहा है वाटर में, m इंटू HB माइनस HC, दिस विल बी इक्वल टू H6 माइनस H5, ओके। या फिर आप डायरेक्टली इसको H6 माइनस H4 ले सकते हैं। हमने 4 से लेकर 6 तक उसको हिट किया, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज H6 माइनस H4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास HB है, HC है, H6 है, H4 है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m जो कि एक अननोन था वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, हीट रेट निकाल सकते हैं, स्टीम रेट है। तो ये सिंपल है, बाइनरी साइकिल कंसेप्ट इसका हमको समझ में आ गया। क्यों इतनी पॉपुलर नहीं है, ये भी चीज़ हमको समझ में आ गई। गेटिंग दिस नॉट, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज एफिशिएंसीज इन स्टीम पावर प्लांट। ओके, कौन कौन सी एफिशिएंसी हमको मिलती है और ओवरऑल एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर स्टीम पावर प्लांट की हमको क्या मिलेगी। ओके, तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने जैसा आपको बताया कि हम वी एज्यूम टरबाइन, सबसे पहले टरबाइन की अगर बात करें तो टरबाइन की प्रोसेस हमने एक आइडियल प्रोसेस एज्यूम की थी, और उसके बाद फिर ये भी देखा था कि टरबाइन में अगर लॉसेस होते हैं तो उसके कारण वो एक एफिशिएंसी हमको मिलती है, दैट इज नोन एज टरबाइन एफिशिएंसी। उस पर्टिकुलर एफिशिएंसी को हम बोलते हैं इंटरनल एफिशिएंसी, इंटरनल एफिशिएंसी, ओके। और यू कैन कॉल इट एज टरबाइन एफिशिएंसी। तो टरबाइन एफिशिएंसी क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर चुका है, एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क, एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क, ओके। फिर से मैं याद दिला दूं ये आपको,
ओके ये हमारा एक्चुअल वर्क है 1 2 और आइडियल वर्क अगर हम आइडियल वर्क है हमारा 1 2, एक्चुअल वर्क देखें तो ये इसकी एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ती है। लेट्स सपोज दिस इज 2 डैश। ओके तो H1 माइनस S2 डैश इज एक्चुअल वर्क, H1 माइनस S2 इज आइडियल वर्क। तो ये हो जाएगा हमारा H1 माइनस S2 डैश अपॉन H1 माइनस S2। ये हो गया हमारा टरबाइन एफिशिएंसी। गेटिंग दिस? ओके अच्छा ये तो हुई इंटरनल एफिशिएंसी। क्यों इसको इंटरनल एफिशिएंसी बोल रहा है अभी समझ में आ जाएगा। ये इंटरनली टरबाइन में इतना लॉस हुआ है जो कि इरिवर्सिबिलिटी के कारण हुआ है, वो लॉस को अभी हमने कंसिडर करके ये इंटरनल एफिशिएंसी निकाली विच वाज नोन एज टरबाइन एफिशिएंसी। अब क्या होगा, ये टरबाइन जो है ये अपनी पावर शाफ्ट को ट्रांसफर करेगा। अब क्या ये जो एक्चुअल वर्क हमको यहाँ दिख रहा है, या क्या ये पूरा वर्क हमको मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता, अभी भी नहीं मिल सकता। ये तो हमने जो लॉसेस कंसिडर किए इसमें सिर्फ हमने इरिवर्सिबिलिटी के लॉसेस कंसिडर किए। इसके अलावा कुछ फ्रिक्शन के लॉसेस होंगे, है ना। टरबाइन का खुद का सेल्फ वेट होगा, उसको सेल्फ वेट मूव करने के लिए कुछ और वर्क एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा, तो कई सारे लॉसेस उसमें और होंगे। तो इस पूरे लॉसेस को जो कि फ्रिक्शन के कारण होता है डेट इज नोन एज मैकेनिकल लॉसेस। उस लॉसेस को ही हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल लॉसेस। और उससे जो एफिशिएंसी हमको मिलेगी डेट इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये फिगर याद रखोगे तो हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। ये हमको मिल रहा है आइडियल वर्क, जिसको हमने कहा क्या? H1 माइनस H2। ठीक है, आइडियल वर्क में कुछ इंटरनल लॉसेस हुए, यहाँ पर हो गए इंटरनल लॉसेस। इंटरनल लॉसेस किसके कारण हुए मैंने बताया? बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज। और ये हमको मिल गया यहाँ पर एक्चुअल वर्क। ठीक है, तो यहाँ से जो एफिशिएंसी हमको मिली दैट इज नोन एज इंटरनल एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये एक्चुअल वर्क जो है ये अब शाफ्ट में ट्रांसफर होगा। ओके और उसके कारण कुछ एक लॉसेस और होंगे। अब जो लॉसेस होंगे वो बेसिकली मैकेनिकल लॉसेस है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण हो रहे हैं। तो यहाँ पर से अब होंगे मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, और ये अब जो वर्क मिलेगा दिस पर्टिकुलर वर्क इज नोन एज ब्रेक पावर। पावर की फॉर्म में हम देखते हैं इसको, एक्चुअल पावर, आइडियल पावर। पावर मीन्स किलोजूल पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसमें इंटू अगर हम मास कर दें, केजी पर सेकेंड में मास इंटू कर देंगे। ये हम सब किलोजूल पर केजी में लेते हैं, सारे वर्क किलोजूल पर केजी लेते हैं, तो इंटू केजी पर सेकेंड मास में कर देंगे तो वो किलोवाट में हमको मिल जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक पावर। मैकेनिकल लॉसेस हुए जिसके कारण हमको मिल गया क्या? ब्रेक पावर। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी मिलेगी, ये जो लॉसेस के कारण जो अब एफिशिएंसी मिल रही है डेट एफिशिएंसी इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये हमको मिलेगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट विल बी मैकेनिकल एफिशिएंसी? इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। दिस इज नथिंग बट ब्रेक पावर अपॉन एक्चुअल पावर। मतलब ये ब्रेक पावर को आप शाफ्ट पावर भी बोल सकते हैं। गेटिंग दिस? मतलब शाफ्ट में एक्चुअल में हमको कितना पावर मिल रहा है, शाफ्ट तक कितना पावर पहुंच रहा है। ये तो टरबाइन जनरेट कर रहा है, अब ये जनरेट करेगा, कई सारे लॉसेस और होंगे, और शाफ्ट तक हम कितना पावर पहुंच रहा है डेट इज नोन एज शाफ्ट पावर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ब्रेक पावर। यही समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अब ये है कि अब ये शाफ्ट जो है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट किस में कर रहा है? जनरेटर में कर रहा है। अल्टीमेट हमारा मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि यहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शाफ्ट को आर्मेचर में रोटेट करवा रहे हैं। तो कुछ लॉस यहाँ पर भी होंगे, जनरेटर में भी कुछ लॉस होंगे, और फाइनल जो पावर हमको आउटपुट मिलेगा डेट विल बी द यू कैन कॉल इट एज जनरेटर पावर, जो फाइनल आउटपुट पावर मिलेगा। गेटिंग दिस? और एफिशिएंसी जो मिलेगी डेट विल बी जनरेटर एफिशिएंसी। तो इसलिए ब्रेक पावर जो है अब ये जाएगा, लॉसेस जो होंगे यहाँ पर जनरेटर लॉस होंगे, और फाइनल जो पावर हमको मिलेगा डेट विल बी जनरेटर पावर। ठीक है, तो यहाँ से एक हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी डेट इज नथिंग बट जनरेटर एफिशिएंसी, विच इज नथिंग बट जनरेटर पावर अपर अपॉन ब्रेक पावर। गेटिंग दिस नॉट? ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म और आती है, ये तो हुई मैकेनिकल एफिशिएंसी। यहाँ पर एक्चुअल पावर, ब्रेक पावर अपॉन एक्चुअल पावर। अगर एक्चुअल पावर के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं तो सिर्फ मैकेनिकल लॉसेस हमने कंसिडर किया, तो ये हो गई मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसके अलावा एक होती है ब्रेक एफिशिएंसी। ब्रेक एफिशिएंसी मतलब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, किसके? आइडियल पावर के कंपैरिजन में। ठीक है, सो ब्रेक एफिशिएंसी विल बी, ये हो जाएगी हमारी ब्रेक एफिशिएंसी।
तो ये ब्रेक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू आइडियल पावर। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। मैकेनिकल, सिर्फ मैकेनिकल लॉसेस हम देख रहे हैं तो ब्रेक पावर अपॉन एक्चुअल, मतलब एक्चुअल जितना आ रहा था मैकेनिकल के फॉर्म में लॉस हुआ, ब्रेक पावर बन गया। ब्रेक पावर अपॉन एक्चुअल पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी। बट अगर मैं ब्रेक एफिशिएंसी की बात करूं तो ब्रेक एफिशिएंसी किसके कंपैरिजन में रहेगी, विद रिस्पेक्ट टू आइडियल पावर। तो ब्रेक पावर डिवाइड बाय आइडियल पावर इज नथिंग बट ब्रेक एफिशिएंसी। ये समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या क्या मिल गई हमको, एक तो मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल गई, जनरेटर एफिशिएंसी मिल गई, इंटरनल एफिशिएंसी मिल गई, और एक ब्रेक एफिशिएंसी। ब्रेक एफिशिएंसी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको फर्दर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप फर्दर आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंटरनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलती है, अलग से कुछ नहीं है। ये समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं इसके पीछे। अब इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, ये आइडियल पावर हमको मिला कहाँ से, ये क्या कंज्यूम कर रहा है, बेसिकली दिस इज कंज्यूमिंग Q1 अमाउंट ऑफ हीट। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम फर्नेस में हम क्या दे रहे हैं, बॉयलर की अगर मैं एफिशिएंसी देखूँ तो बॉयलर की एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, फर्नेस में हम क्या दे रहे हैं, कुछ फ्यूल डाल रहे हैं, उस फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूल की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो टोटल हीट में या टोटल फ्यूल जो टोटल यू कैन से टोटल एनर्जी में कितनी दे रहा हूँ, इसमें फर्नेस में टोटल एनर्जी कितनी दे रहा हूँ, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये टोटल एनर्जी इसमें दे रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बॉयलर से बाहर, फर्नेस से बाहर, यू कैन से फर्नेस या बॉयलर से बाहर हमको कितनी हीट मिल रही है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है ना। इसने बर्न कितना किया, MF इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, बट बाहर कितनी निकली, Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमारी, हमको जो एक्चुअल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में, दैट इज़ नथिंग बट Q1 अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ से एक और एफिशिएंसी मिलती है, ये बॉयलर लॉस हुआ तो यहाँ से एक और एफिशिएंसी मिलती है, दैट इज़ नथिंग बट बॉयलर एफिशिएंसी, विच इज़ नथिंग बट Q1 जो कि आउटपुट है अपॉन इनपुट विच इज़ MF इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्लियर है ये, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दिस पावर प्लांट बोलूं, इस पूरे प्लांट की, पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, तो इनपुट क्या हुआ हमारा MF इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, आउटपुट क्या हुआ मेरा जनरेटर पावर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी इज जनरेटर पावर डिवाइडेड बाय MF इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये ओवरऑल एफिशिएंसी पावर प्लांट की होगी। ये समझ में आ गया नहीं, ठीक है। फर्दर इसको क्या ले सकते हैं, सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी मेरे को यही चीज़ मिलेगी, ये हो जाएगा मेरा बॉयलर एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल एफिशिएंसी या टरबाइन एफिशिएंसी जिसको मैं बोल रहा था, मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब इसमें ब्रेक और अलग से मत ले लेना, है ना, ब्रेक में मैकेनिकल और टरबाइन कंबाइन है, ठीक है। टरबाइन एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय जनरेटर एफिशिएंसी, या और भी कुछ अलग से और कुछ एफिशिएंसी दे दी रहती है, तो वो सारी एफिशिएंसीज को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Finally you will get the overall efficiency. So this is how you can determine the efficiency of the power plant. Okay, so I think this is clear to you. Thank you so much.